मैं ये लाइट बंद करवा सकता हूँ क्या? ये वाली लाइट, इफ समबडी इज लिसनिंग टू मी, ये जो 2 स्पॉटलाइट्स मेरे ऊपर आ रही हैं, ये 2 स्पॉटलाइट्स बंद कर दीजिए, बाकी लाइट्स रहने दीजिए, स्पॉटलाइट्स बंद कर दीजिए, एटलीस्ट कॉर्नर वाली, या कम कर दीजिए, डिम कर दीजिए। थैंक यू। इट इज स्टिल ट्रबलिंग मी इन द आई। अभी भी यहाँ बेटर है। और दूसरी कोई लाइट जला दीजिए यहाँ पर, अभी कोई शो तो हो नहीं रहा। हाँ, ऊपर से जला दीजिए, बेटर सर, बेटर, थैंक यू। आई थिंक इट इज अ गुड फील नाउ। चलिए, अब आप भी मुझे ज़्यादा अच्छे से देख पा रहे होंगे और मैं भी आपको थोड़ा सा देख पा रहा हूँ। सर यह लाइट जलाइए सर, ये अंधेरे वाला शो नहीं है जी, वाइट लाइट जलाइए जी। तो बेंच, प्रिंसिपल बेंच जो है वो OIDR मैटर्स भी देखेगी और जो है वो ISD मैटर्स भी देखेगी जी। और जो है वो बेसिकली पर्सन्स लोकेटेड आउटसाइड टैक्सेबल टेरिटरी का अगर कोई मैटर होगा तो भी प्रिंसिपल बेंच ही देखेगी, और साथ ही साथ प्लेस ऑफ सप्लाई का कोई भी मैटर होगा तो भी प्रिंसिपल बेंच ही देखेगी। तो ये एक सवाल भी मेरे सामने आया अरूप जी के द्वारा कि हमारे मेंबर्स को ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि कौन सा मैटर किस बेंच के सामने जाएगा। वैसे तो पोर्टल अपने आप आपको थोड़ा थोड़ा गाइड कर देगा, लेकिन अगर आप, मतलब मेरा पर्सनल व्यू है सर ये, कि अगर आप बाई चांस गलत बेंच भी सेलेक्ट कर लेंगे तो रजिस्ट्रार जो है वो स्क्रूटनी के टाइम पर वो आइडेंटिफाई करके उसको रिस्पेक्टिव बेंच तक डायरेक्ट कर देगा, क्योंकि अभी बहुत इनिशियल फेज़ है। और हमारी प्रिंसिपल बेंच ने ये डायरेक्शन भी हमारे प्रेसिडेंट साहब ऑनरेबल जस्टिस संजय कुमार मिश्रा जी, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट, पास्ट चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट, उन्होंने ये डिसीजन डायरेक्शन भी दे दिया है कि जो स्क्रूटनी होगी रजिस्ट्रार के द्वारा ट्राइब्यूनल की अपील्स को, उसमें लीनियंट व्यू और उसमें थोड़ा सा आसानी से देखा जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्क्रूटनाइजेशन नहीं होगा, सो दैट मोर रिजेक्शंस और मोर डिफिकल्टीज आर नॉट बीन फेस्ड बाय द एप्लीकेंट्स। सो बाकी सारे मैटर्स जो हैं वो जुरिस्डिक्शनल बेंचेस पर लगेंगे, इन मैटर्स को छोड़कर। अच्छा, ओके ओके। एक और इम्पॉर्टेंट मैटर जो है मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूं सर। अभी हम देख रहे थे ऑनरेबल जस्टिस रे सर हमारे साथ थे और कोलकाता हाई कोर्ट को कहीं ना कहीं वो यहाँ पर रिप्रेजेंट भी कर रहे थे। तो मुझे याद आ रहा था कि सिंस फ्रॉम द डे वन ऑफ द लॉ कोलकाता हाई कोर्ट हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोनाउंसिंग सर्टन फार रीचिंग जजमेंट, स्पेशली जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर जो जूरिस्प्रूडेंस, चाहे वो उन्होंने LGW इंडस्ट्रीज़ या सन क्राफ्ट एनर्जी और भी उससे रिलेटेड कोर्ट्स जजमेंट्स में ऑनरेबल कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस्टेब्लिश किया, मुझे लगता है कि वो बहुत ही सराहनीय है। दैट इज़ वेरी अप्रिशिएबल और वी आर थैंकफुल टू द कोलकाता हाई कोर्ट ऑल्सो कि उन्होंने इस जूरिस्प्रूडेंस को इस्टेब्लिश करने में इतना पेन लिया, इतना एफर्ट किया। और भी इनफैक्ट एक और बहुत बढ़िया जजमेंट सत्यम शिवम पेपर्स का जो जजमेंट था वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक गया, गार्गो ट्रेडर्स का, वो भी बहुत बढ़िया जजमेंट था। बहुत सारे जजमेंट्स जो मैं देख रहा हूँ कि कोलकाता हाई कोर्ट से, और मुझे आज जो है आपके बीच में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड ऑल्सो बीइंग बिटवीन यू एंड स्पीकिंग माई अंडरस्टैंडिंग about the subject, and we happen to have a honorable justice also of the Kolkata High Court. So but question here is, मैंने जब हाई कोर्ट्स को टच किया है तो हम सब समझते हैं कि हाई कोर्ट्स के जो भी जजमेंट्स होते हैं वो जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन तक ही एप्लीकेबल होते हैं। मतलब अगर कलकत्ता हाई कोर्ट का कोई जजमेंट है तो वो वेस्ट बंगाल पर लगेगा, या हो सकता है कि मेरे ख्याल गुवाहाटी भी यहाँ आता है, इफ आई एम नॉट, नहीं गुवाहाटी नहीं आता, तो गुवाहाटी का तो अलग हाई कोर्ट है ही है, असम में है। तो और जो अगर वेस्ट बंगाल की जुरिस्डिक्शन है तो वेस्ट बंगाल की जुरिस्डिक्शन पर ही उस हाई कोर्ट का जजमेंट एप्लीकेबल होगा। अगर वही जजमेंट मैं दिल्ली जाकर दिखाता हूँ तो वो डिपार्टमेंट जो है उसको कहता है कि भाई ये जजमेंट जो है मेरे जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट का नहीं है, मैं इसको नहीं मानता। हालांकि मैं आपको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ
कि जो जुडिशियल डिसिप्लिन है वो ये कहता है कि अगर कोई सेंट्रल लॉ है, आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, प्लीज़ बी विद मी, क्योंकि मेरे पास आज इस प्रेजेंटेशन के लिए समय बहुत कम है, मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, स्लो नहीं बोल रहा हूँ। प्लेजेंट्रीज में मैंने बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाया, कुछ बैकग्राउंड नहीं बनाया। अदरवाइज़ जो लोग मुझे पहले सुनते आ रहे हैं, वो जानते हैं कि मैं थोड़ा सा ह्यूमर का टच लेकर थोड़ा सा बैलेंस करके चलता हूँ। लेकिन आज समय मेरे पास कम है, और जब समय कम होता है तो आपको कोर पर फोकस, क्रक्स पे फोकस करना होता है। तो प्लीज़ बी विथ मी। तो जितने भी जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट्स हैं, जैसे कि मैं अब दिल्ली में किसी कलकत्ता हाई कोर्ट के जजमेंट को लेकर जाता हूँ, तो जुडिशियल डिसिप्लिन ये कहता है कि अगर कोई सेंट्रल लॉ है, जो कि जीएसटी है, सेंट्रल लॉ है, उसके ऊपर अगर किसी भी कोर्ट का कोई जजमेंट है और कोई और जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट ने कोई कॉन्ट्ररी जजमेंट उसके ऊपर नहीं दिया है, मतलब कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा कि अगर सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया है तो रेसिपिएंट के टैक्स को आप डिनाई नहीं कर सकते, ये एलजीडब्ल्यू इंडस्ट्रीज में कहा। और इवन मद्रास हाई कोर्ट में सेम बात डीवाई बीथल में अर्ली डेज ऑफ 2018 में कह दी ये बात। तो क्या इसके ऊपर कॉन्ट्ररी जजमेंट है दिल्ली में या हरियाणा, पंजाब हरियाणा में या यूपी में? माय आंसर इज स्टिल नो। अगर कॉन्ट्ररी जजमेंट नहीं है और जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट ने सेम बात, सेम रेशो नहीं स्टैब्लिश की है, तो आप किसी और जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट के जजमेंट की रेशो को एक्सेप्ट करना आपको चाहिए। दिस हैज अ परसुएसिव वैल्यू फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव। और एक बात मैं आपको और बता दूं, मैंने एक एक्सक्लूसिव टॉपिक लिया था, पारादीप में लिया था, एआईएफटीपी ने कहा था मुझसे करने के लिए कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ द प्रेसिडेंशियल वैल्यू ऑफ डिफरेंट केसेस एस्टैब्लिश्ड बाय द जुडिशरी। व्हाट इज द प्रेसिडेंशियल वैल्यू ऑफ द केसेस? वो पीपीटी मैं दे दूंगा मिश्रा जी को, वो आप तक पहुंच जाएगी। उस पीपीटी में मैंने बहुत सारे जजमेंट्स का रेफरेंस दिया है। जब और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रीसेंट जजमेंट में एक बहुत ही सुंदर बात कही, उन्होंने कहा कि अगर जुडिशियल डिसिप्लिन हम कोई इस्टेब्लिश करते हैं, हम कोई जजमेंट देते हैं, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर एप्लीकेबल होती है, और अगर वो नहीं एप्लीकेबल करता, उसको नहीं मानता, तो दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और एक पर्टिकुलर केस में जिसमें उन्होंने डिसीजन दिया, उसमें उन्होंने उस अधिकारी के ऊपर 5,000 रुपये की कॉस्ट भी लगाई और कैटेगोरिकली कहा कि वो अपनी तनख्वाह में से वो 5,000 रुपया पे करेगा। और वहाँ पर यूपी में जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो उनका डिपार्टमेंट है, उसको ये कहा कि आप अपने डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स को ट्रेन कराइए और उन्हें बताइए कि हम कौन कौन से जजमेंट्स दे रहे हैं। उन सभी जजमेंट्स की आपके ऊपर बाइंडिंग प्रेसिडेंस है, आपको वो मानने ही मानने हैं। सिमिलरली अगर कोलकाता हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है तो वेस्ट बंगाल में वो बाइंडिंग है ऑन द एडमिनिस्ट्रेटर, वेदर इट इज सेंट्रल और इट इज स्टेट। लेकिन मैं इन सब बातों की चर्चा ट्राइब्यूनल के डिस्कशन में क्यों कर रहा हूं? माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी लोग आईटीएटी प्रैक्टिस कर रहे हैं या सी स्टैट प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो एक बात जानते हैं कि एक हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शनल वैल्यू दूसरे जुरिस्डिक्शन में शायद ना हो, लेकिन ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो एक सेंट्रल बेंच है और उनकी डिफरेंट स्टेट बेंचेस हैं, वो एक ही कानून के अंतर्गत चलते हैं, सेंट्रल लॉ है उनका। और जितनी भी बेंचेस काम करती हैं, दे वर्क इन टेंडम विद ईच अदर, दे वर्क इन कंजंक्शन विद ईच अदर। हाई कोर्ट्स के अपने प्रोसीजर्स हैं, हर हाई कोर्ट के अपने प्रोसीजर्स हैं, रजिस्ट्री अलग है, फॉर्मेलिटीज अलग हैं, माइंडसेट्स और कहीं ना कहीं डिफरेंट व्यू पॉइंट्स अलग हैं। लेकिन जब ट्राइब्यूनल काम करता है तो ट्राइब्यूनल में आम तौर पे प्रेसिडेंट के पास कभी भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जब भी बेंच पे दो जजेस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो प्रेसिडेंट के पास रेफर किया जाता है। कानून में भी ये प्रावधान है। प्रेसिडेंट जो एक बारी उस पर्टिकुलर मैटर पे डिसाइड करता है या लार्जर बेंच को भेजता है, तो साहब वो कानून पूरे भारत में एप्लीकेबल होता है। भविष्य में मैं यूं कहूंगा कि जब ट्राइब्यूनल्स का आगमन हमारे यहाँ हो रहा है जीएसटीएटी का, नाउ इज द रियल टाइम विच हैज स्टार्टेड फॉर द सब्जेक्ट टू गेट इट्स एक्चुअल डेवलपमेंट। अब आप देखेंगे कि कानून की डेवलपमेंट एक्चुअल सेंस में
अब होने वाली है, क्योंकि अभी तक तो जुरिसडिक्शनल हाई कोर्ट्स विद अटमोस्ट ह्यूमिलिटी एंड रिगार्ड्स टू देम, हर जुरिसडिक्शनल हाई कोर्ट अपने तरीके से किसी भी प्रोविजन को इंटरप्रेट करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैंने अपने करियर 25 साल के करियर में कभी नहीं देखा कि कोई ट्राइब्यूनल अगर उन्हीं के द्वारा, भले किसी और बेंच ने इस बात कोई जजमेंट दिया हो, भले दिल्ली बेंच ने वो जजमेंट दिया हो, लेकिन चंडीगढ़ बेंच उस बात का कहीं ना कहीं रेलेवेंस लेता है। अगर फैक्ट्स सिमिलर हों उसको टोटली डिनाई नहीं करता है, और अगर सेम बेंच ने बोल दिया है तो वो ज़्यादा वैल्यू देता ही है, वो तो जुडिशल हाई कोर्ट भी देता है, लेकिन कहीं ना कहीं तब वो कवर्ड मैटर भी ट्राइब्यूनल के पास हो जाता है। तो आप आने वाले दिनों में आपके जितने भी मल्टीपल प्रॉब्लम्स वाले, जो बहुत सारे लोगों को कंसर्न करते हैं, जैसे कि REG 17 का इशू होना रूल 86B के इन्वोकेशन पे। रूल 86B है कि अगर आपने 1% टैक्स नहीं दिया तो वो REG 17 इशू हो जाता है इमीडिएटली, और आपका नंबर क्या होता है, सस्पेंड हो जाता है। जब आप इस मैटर को लेकर कोलकाता ट्राइब्यूनल जाएंगे और आपको रिलीफ मिल गया, जब आप दूसरा सेम मैटर सेम फैक्ट्स के साथ लेके जाएंगे तो दैट वुड बी कॉल्ड एज अ कवर्ड मैटर, और आपको 5 मिनट भी ज्यादा बोल दिए, 3 मिनट 2 मिनट की हियरिंग में दैट मैटर शैल बी अलाउड टू यू। This is going to be the major shift from the present development or the interpretation of the law from the perspective of the writ court to the tribunals of the subject। एक क्वेश्चन ये भी सामने आता है हमारे कि क्या ये फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी हैं ट्राइब्यूनल्स? माय डियर फ्रेंड्स, टू माय हम्बल व्यू, ये शब्द, ये फ्रेज किसी कानून में नहीं लिखा है कि ट्राइब्यूनल्स आर फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटीज। ये एक प्रोसीजर डेवलप हो गया है, ये एक प्रेसिडेंस डेवलप हो गया है, क्योंकि हाई कोर्ट फैक्ट के ऊपर डेलिबरेट नहीं करते हैं। इसलिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विद आवर एक्सपीरियंसेस एज अ लिटिगेंट, एज लॉ प्रोफेशनल्स, ये हमारा एक्सपीरियंस डेवलप हो गया है कि अगर आपको फैक्ट्स को अप्रिशिएट करवाना है तो ट्राइब्यूनल तक ले जाइए, क्योंकि हाई कोर्ट्स फैक्ट्स को अप्रिशिएट नहीं, फैक्ट्स को डिस्कस, फैक्ट्स को एनालाइज, फैक्ट्स को डिसाइफर नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर हमेशा जो जाता है वो एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जाता है। लेकिन ट्राइब्यूनल की प्रैक्टिस इज नो डिफरेंट देन द हाई कोर्ट। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, वेरी केयरफुली, आप इस बात को प्रैक्टिस कीजिए। ट्राइब्यूनल्स के पास आपको क्या रिलीफ लेने जाना है, यू नीड टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आप वहां जाकर अगर ऑनरेबल बेंच को ये कहते हैं कि ये एक सर्कुलर 183 का एक सर्टिफिकेट है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, सर्कुलर 183 याद है आपको, 183 सर्कुलर का सर्टिफिकेट है कि अगर 17, 18, 18, 19 और पार्शल 19-20 के पीरियड में अगर 2A में भी नहीं आ रहा तो आप सर्टिफिकेट ले आइए अपने सप्लायर से। इस बात के इफेक्ट के लिए 5 लाख तक का है तो सप्लायर दे देगा, 5 लाख से ऊपर है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट देगा। तो आप जाकर बेंच को ये कहते हैं, साहब हमने सप्लायर का सर्टिफिकेट सबमिट किया था अपने एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास, कमीशन अपील के पास, लेकिन उसने इस सर्टिफिकेट को कंसिडर नहीं किया और हमें रिलीफ नहीं दिया। तो बेंच क्या कहेगी, ठीक है, ओके, लाइए मिस्टर अरोड़ा, मैं आपका सर्टिफिकेट पढ़ती हूँ और एनालाइज करती हूँ क्या क्या सर्कुलर 183 की सारी कंडीशंस पूरी होती है कि नहीं, सेक्शन 16 की सारी कंडीशन, क्योंकि सर्कुलर में लिखा है कि सेक्शन 16 की कंडीशन भी पूरी होनी चाहिए, होती है कि नहीं। क्या बेंच ये करेगी? आंसर इज नो। बेंच कहेगी, ओके मिस्टर अरोड़ा, आपका ये सर्टिफिकेट कंसिडर नहीं किया, आई विल रेफर इट टू दी कमिश्नर। आप कहाँ भेजना जाना चाहते हैं? मुझसे पूछेंगे, कमिश्नर अपील पे जाना चाहते हैं, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर पे जाना चाहते हैं। क्या आप ये रिलीफ चाहते हैं बेंच से, या आप बेंच को ये कहेंगे जाकर? देखिए, मैं आपको प्लीडिंग की फाइनर आर्ट बता रहा हूं इस एग्जाम्पल से। मांगना क्या है? जीवन में 98% मनुष्यों की सबसे बड़ी समस्या कि उन्हें चाहिए क्या, उन्हें चाहिए क्या। और जिस व्यक्ति को यह पता होता है कि उसे चाहिए क्या, मित्रों, उसे वो मिल जाता है। ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं। जहां भी मैं कंफ्यूज रहा किसी भी चीज में, मुझे वो चीज नहीं मिल पाई, और जहां मुझे क्लैरिटी थी कि मुझे यही चाहिए, मुझे ऐसा ही सूट चाहिए, ऐसा ही घड़ी चाहिए, ऐसा ही पेन चाहिए,
ऐसी ही बीवी चाहिए। आई एम सॉरी, ये हटा दीजिए लास्ट वाला, ये लास्ट वाला हटा दीजिए, इसको रिकॉर्ड मत कीजिए। तो वो तो मैंने सोचा था, लेकिन फिर भी शायद, खैर इसको भी हटा दीजिएगा क्योंकि ये रिकॉर्डिंग दूर तक जाती है। तो जो हा आई थी ना, उसी के लिए बात बोली गई थी, वरना मेरी बीवी इज परफेक्ट, मुझे वापस वहीं जाना है। तो सर आपको पता होना चाहिए कि ट्राइब्यूनल से आप क्या रिलीफ चाहते हैं। अब जाकर आप योर लॉर्डशिप ये कहें कि हमने तो ये सर्टिफिकेट कंसीडर किया था और हमारी रिप्लाई को कंसीडर ही नहीं किया गया, दिस इज वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो क्या कहेंगे जज साहब? ठीक है जी, कमिश्नर अपील का ऑर्डर क्वैश कर देता हूं, आपकी अपील अलाउ कर देता हूं। लेकिन आप कहेंगे जी ये तो कंसीडर नहीं किया था, हमने तो दिया था। ठीक है, कंसीडर करवा देता हूं मिस्टर अरोड़ा, परेशान ना हो, मैं वापस भेज देता हूं आपको कमिश्नर अपील के पास। माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज व्हाट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम द ट्राइब्यूनल, योर स्ट्रैटेजी रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेशन। हम हमेशा कहते हैं प्रेयर इज द की। जैसे कि एक ऑफिसर के ऑर्डर में ऑपरेटिव पार्ट जो होता है वो की होता है, वो चाबी होती है उस ऑर्डर की। हालांकि पूरा ऑर्डर हैज टू बी रेड इन टोटो इन कंजंक्शन विद ईच अदर। सिमिलरली इन योर अपील, दैट प्रेयर इज द की। व्हाट डू यू वांट? आपने अब जज साहब के सामने आप जाते हैं, आप कहते हैं जज साहब ये ब्याज नहीं लगना चाहिए इसके ऊपर, मेरा तो आईटीसी हमेशा मेरे पास था। तो जज साहब कहेंगे आपकी प्रेयर में तो मिस्टर अरोड़ा ये लिखा नहीं है। आप चाहते तो हो लेकिन आपने मुझसे रिक्वेस्ट तो की नहीं। तो योर प्रेयर ऑल्सो, वही मैंने कहा, चाहते क्या हैं आप? What do you expect from the honorable bench? You need to strategize this very carefully. चलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ गया, अब मैं वापस आता हूं। अगर आप प्रिंसिपल बेंच का कोई भी ऑर्डर होता है, अगर आप उसके खिलाफ अपील करना चाहते हैं तो साहब आप सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रहे, बहुत ध्यान से आप प्रिंसिपल बेंच के सामने जाएंगे। अगर आप प्रिंसिपल बेंच के सामने गए और उन्होंने आपके अगेंस्ट डिसाइड किया तो आप सीधा उसके अगेंस्ट कहाँ जा पाएंगे? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में वो आपकी अपीलेबल ऑर्डर टेनेबल वो नहीं होगा। और अगर आप जुडिशियल बेंच के ऑर्डर से अग्रीव्ड हैं तो साहब आप हाई कोर्ट इजीली जा सकते हैं। सर ये जुरिस्डिक्शन ऑफ जीएसटी 80 है, कौन से स्टेट में कौन सी किस जगह पे बेंच होगी वो यहाँ पर नोटिफिकेशन के माध्यम से निकाल दिया गया है। कोलकाता में देखिए, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये 3 जगहों की जो मैटर्स होंगे वो सारे कोलकाता की बेंच के सामने आएंगे। एक बहुत ही बड़ा सवाल, 30 जून 2026 तक हमें कौन सी अपीलें फाइल करनी है बिफोर द ऑनरेबल ट्राइब्यूनल? वो अपीलें फाइल करनी है जिनके ऑर्डर्स 1 अप्रैल 2026 से पहले, बिफोर 1 अप्रैल 2026 मतलब टिल 31 मार्च 2026 आपको कम्युनिकेट हो गए हो। कम्युनिकेशन एंड इशुएंस ऑफ ऑर्डर्स आर 2 डिफरेंट टर्म्स। कम्युनिकेशन मीन्स, कम्युनिकेशन का हिंदी का अर्थ क्या होता है? संचार। संचार में 2 व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं, एक भेजने वाला और एक प्राप्त करने वाला। जब तक कम्युनिकेशन हम तब तक नहीं कहेंगे जब तक सामने वाले को एक्चुअली जो भेजने वाला चाहता था, जिस फॉर्म में चाहता था, वो उसे मिल ना जाए, तब तक उसे कम्युनिकेटेड नहीं कहेंगे। इसके ऊपर चर्चा अलग है, मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा। 1 अप्रैल 26 के बाद कोई भी अगर ऑर्डर कम्युनिकेटेड है तो अकॉर्डिंगली आपको जो भी ट्राइब्यूनल्स की टाइम लिमिट्स हैं फॉर फाइलिंग अपील, उसके अंदर आपको फाइल करना है। ये टाइम लिमिट्स हैं सर टू फाइल अपील बिफोर द ऑनरेबल ट्राइब्यूनल। If you are a taxpayer, then you have 3 months from the date of communication, and the day which the order is received shall be excluded from counting the 3 months period from the date of communication. If you receive it today on 7th June, then 7th June shall be excluded and 3 months shall be 3 months, not the 90 days. Please be clear about it. Then
If the department is going to file an appeal, then the department is going to have 6 months time to file appeal from the date of the communication of the order, and both have been given the condonation for 3 months further time period. If you are not able to file within 3 months from the date of communication, then further 3 months shall be given to you as condonation by the honorable bench of the tribunal to apply. But my dear friends, as I always say during all my discussions, that condonation period is not an automatic and is not a matter of right, is a discretion lying with the honorable bench. Therefore, you need to be very careful while applying for the condonation. You must give a separate request letter for giving you the condonation of a period. Even you should properly calculate the limitation, because limitation is one of the most important aspect of the appeal filing. You must calculate the limitation and prepare a chart also and attached along with the application. And you must attach the reasons also that why the bench should give you the condonation for 3 months, which is within their powers. And you must exhibit a reasonable cause which prevented you to file the appeal within the stipulated time, my dear friends. And if the appeal is filed by you, then the department is going to respond, and department's commissioner would always be the respondent in this particular situation, और उनको टाइम दिया जाएगा फॉर फाइलिंग मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शंस, दैट इज 45 डेज, और 45 डेज फर्दर का टाइम जो है वो कॉन्डोनेशन का है फॉर फाइलिंग मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन. यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑल्दो टाइम इज अगेन, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं बार बार जानबूझकर नहीं बोल रहा हूँ टाइम शॉर्ट है, टाइम शॉर्ट है. आई एम जस्ट रिमाइंडिंग माई सेल्फ कि मैं ज़्यादा डाइग्रेस ना हूँ, क्योंकि ये तो बरगद का पेड़ है जीएसटी, और मैं इस बरगद के पेड़ का बंदर हूँ. मैं कभी इस शाखा पे जाता हूँ, कभी उस पे जाता हूँ, तो मैं घूमता रहता हूँ. ऐसे तो मैं 5 घंटे 6 घंटे लगातार केवल ट्राइब्यूनल के ऊपर ही चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन हमें बात करनी है केवल 40-45 मिनट में. तो हमें थोड़ा सा चीज़ों को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, ताकि आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन नॉलेज रिलेटिंग टू द ट्राइब्यूनल लेकर साथ जाएं. सो फ्रेंड्स, आप एप्लीकेशन ज़रूर लगाएं कॉन्डोनेशन के लिए. एक और बात वेरी इंपॉर्टेंट अपील में यहाँ पर ट्राइब्यूनल के सामने, ध्यान से सुनिएगा ये बात को. अगर मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर था जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने निकाला था DRC 7, आप उसके अगेंस्ट अपील 107 में फाइल किया. आपके खिलाफ वो अपीलेट अथॉरिटी ने 60 लाख रुपए का डिमांड छोड़ दिया और 40 लाख रुपए का डिमांड कंफर्म कर दिया. अब आप 40 लाख रुपए के डिमांड को जो कंफर्म कर दिया, यू हैव 2 ऑप्शंस, या तो आप उसके अगेंस्ट भी फर्दर ट्राइब्यूनल में अपील फाइल करें, या फिर आप उसको एग्री कर जाएं. आपने देखा बिकॉज ऑफ वेरियस अदर रीजंस बेस्ट नोन टू द ट्रेड इंडस्ट्री प्रेजेंट सिचुएशन, लीगल पोजीशन, फैक्चुअल सिचुएशंस, बहुत सारे कारण होते हैं इस बात को डिसाइड करने के कि आप फर्दर अपील में जाएंगे या नहीं जाएंगे. आपने डिसाइड किया कि 40 लाख रुपए के लिए आप फर्दर अपील में नहीं जाएंगे. यू वर एग्रीइंग कि आप 40 लाख रुपए पे कर देंगे. लेकिन जो 60 लाख रुपया डिपार्टमेंट ने छोड़ा था, डिपार्टमेंट उसके खिलाफ अपील में ट्राइब्यूनल के पास चला गया. अब क्या होगा टैक्स पेयर की सिचुएशन, ये शायद आपने किसी भी डेलिब्रेशन प्रेजेंटेशन यूट्यूब वीडियो में नहीं सुनी होगी ये वाली बात. अब आपके पास अधिकार है कि आप मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करें अगेंस्ट द अपील फाइल्ड बाय द डिपार्टमेंट अगेंस्ट दैट 60 lakh डिमांड विच इज कंफर्म्ड, 40 lakh विच इज रिलीफ ग्रांटेड. 40 लाख तो कंफर्म्ड है ही है, 60 लाख के लिए भी वो आपके अगेंस्ट चले गए. नाउ आप 60 लाख को कंटेस्ट कर सकते हैं जो कि उन्होंने कहा, और अगर आप चाहें तो आप 40 लाख जो आप एग्री करते थे अदरवाइज, हो सकता है आप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एपेलेट प्रोसीडिंग्स आप एग्री कर गए हो, अदरवाइज रिकॉर्ड पे एग्री कर गए हो, अदरवाइज उसको भी आप कंटेस्ट कर सकते हैं. मतलब 60 लाख के लिए डिपार्टमेंट ने अपील फाइल की,
40 लाख आप एग्री करते थे कि मैंने दे दूंगा, मैं डिपार्टमेंट को, मैं इसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लूंगा। लेकिन जब 60 लाख की अपील आई तो आपके पास ये अधिकार बन जाता है कि आप टोटल 1 करोड़ को कंटेस्ट बिफोर द ऑनरेबल ट्राइब्यूनल कर सकते हैं। आपको मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करते हुए आप इस बात को डिसाइड कर सकते हैं। और 40 लाख के लिए आपको कोई सेपरेट अपील फाइल नहीं करनी बिफोर द ट्राइब्यूनल, 40 लाख के लिए आपको कोई सेपरेट फीस नहीं देनी फॉर द ट्राइब्यूनल। इनफैक्ट कोई प्री डिपॉजिट ऑल्सो यू डोंट हैव टू पे बिफोर द ट्राइब्यूनल फॉर दैट 40 लाख ऑल्सो। सो दिस इज द रिटन इन द लॉ। पीपल आर नॉट at present not able to interpret and think on those lines, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन है। चलिए